हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। बुक समरी। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, पर अपने नज़रिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दोस्तों, दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज़ उसके काबू में नहीं है उसका ना सोचकर जो चीज़ काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी कारण हमारी परीक्षा का एक पेपर खराब जाता है, तब ज़्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। उसी जगह एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने के बारे में सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है और साधारण इंसान व्यर्थ की चिंता में डूबा पड़ा रहता है। पारिवारिक जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हर इंसान का अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे तो ये संभव नहीं है। ज़्यादातर रिश्ते इसी कारण टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और अपने विचारों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जरूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें और दूसरों को काबू करना छोड़ दें। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान का अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रहता है। वो किसी की बातों या किसी के काम से विचलित नहीं होता है और वो दूसरों को काबू करने की कोशिश भी नहीं करता है। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते हैं। जीवन में दुख और सुख का आना स्वाभाविक है, इसीलिए मुश्किल समय के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम व्यर्थ की चिंता से बचें और अपने समय और ऊर्जा को किसी महत्वपूर्ण कार्य में उपयोग करें। बचपन से हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ा है। यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए ये भी वही डिसाइड करते हैं। इसीलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या ये करना उचित है? चाहे हम जितना भी कोशिश क्यों न कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना लगभग नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरों के नुक्से निकालने में बड़ा मजा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती है। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। उन्हें विचारों पर पूरा विश्वास होता है और किसी की बातों से वो अपना मनोबल टूटने नहीं देते हैं। वो दूसरों की बातों में आकर अपना डिसीजन नहीं बदलते हैं। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उनके लिए मन की शांति और लक्ष्य सिद्धि महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय बर्बाद न करके अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी महान कवि ने ठीक ही कहा है, सुनो सबके पर करो अपने दिल की। दोस्तों, बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं। हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला उदाहरण कि सभी लोग जानते हैं कि सुबह उठकर शारीरिक व्यायाम करना या योगा करना हमारी सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है। मगर वास्तविकता ये है कि ज़्यादातर लोग अपने नींद को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना जरूरी है। ज्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं डरता। वो आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने नियमों और व्यवहार को बदल डालता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरा उदाहरण है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई बच्चे खेलकूद या नाचने गाने में निपुण होते हैं, मगर उस हुनर का सही इस्तेमाल बहुत कम ही कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण है कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से घबराते हैं। अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं और आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसीलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की जरूरत है। आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। दुनिया में आधी लड़ाइयाँ इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को निशान दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख करना आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीर साधते रहते हैं।
तो क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से समस्या का समाधान हो जाता है? वास्तव में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी भी प्रकार का डर या संकोच नहीं रहता है, वो बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता या गलतियों के भय से हार नहीं मानना चाहिए। इसीलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता रहता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते हैं। वो अपने वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें और अपना कुछ समय अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों के मुस्कुराते चेहरे या उनकी शानदार जीवन शैली देखकर बुरा लगता है और अपनी समस्याओं में उलझी जिंदगी पर अफसोस होता है? वास्तविक में किसी की जिंदगी सर्वसंपन्न नहीं होती है। सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस कारण हमें दूसरों का जीवन अत्यंत खुशहाल और सुखमय जान पड़ता है, जो वास्तव में नहीं होता है। दिमागी तौर पर मजबूत लोग फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया के मंचों से खुद को दूर ही रखते हैं, जिससे अन्य लोगों के हालातों को देखकर उनका मन व्याकुल ना हो। वो किसी खराब संगत से भी दूर ही रहते हैं। खराब लोगों से हमें अवगुण और कुबुद्धि ही मिलती है। इसीलिए कहा जाता है, अनाज के साथ गुण भी पीसता है। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान निंदा करने वाले और दुख पहुंचाने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भाग दौड़ से थके हारे रहते हैं। ऐसे में दिमागी तौर पर मजबूत लोग कुछ समय एकांत और शांत वातावरण में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है। दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित व्यायाम और योग अभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। खराब और नकारात्मक सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना पा सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान खुद को नकारात्मक सोच से दूर ही रखता है। वो दुख, चिंता, ईर्ष्या, निंदा आदि चीजों से अपना मन व्याकुल नहीं करता है। इससे उसका जीवन सुखमय बन जाता है। वो पुराने दिनों की असफलता सोचकर मायूस नहीं होता है। वो भविष्य की चिंता करके नहीं घबराता है। लोगों के धन दौलत से ईर्ष्या नहीं करता है। वो अपना समय लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वो अपना समय अच्छे कामों में प्रयोग करता है, जैसे कि बुजुर्गों की सेवा, गरीब या असहाय की मदद करना। हमारी जिंदगी में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। कोई व्यापारी अगर सोचे कि व्यापार के प्रथम दिन से उसको लाभ प्राप्त होगा तो ये संभव नहीं है। कोई छात्र अगर सोचे कि परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ लेने से उसे प्रथम स्थान मिल जाएगा तो ये भी संभव नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की असीम जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ज्यादातर लोग हुनर या प्रतिभा के होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वो सही मौके या सही समय का इंतजार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं। असल में कभी भी समय इनके अनुकूल हो ही नहीं पाता है और ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। वहीं एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान के गुण उसके बचपन से ही नजर आते हैं। बचपन से ही ये लोग अपना काम स्वयं करना पसंद करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या साफ सफाई हो। ये अपना काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचक के कर लेते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत लोग आत्मनिर्भर होते हैं। समय और परिस्थिति चाहे कितने भी प्रतिकूल क्यों न हो जाए, इनका मनोबल कभी नहीं टूटता है। ये दुनिया से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये अपना काम करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतजार नहीं करते हैं। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं होते हैं। ये लोग समाज से भले ही अपेक्षा ना रखें मगर समाज की भलाई का सोचते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने काम से पूरे संसार को लाभ पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और व्यवहार अत्यंत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ साथ अन्य लोगों का भी आदर सत्कार करते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग प्रकृति को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें ऊर्जा और हमारे खाने पीने की सामग्री प्राप्त होती है, इसीलिए इनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी कारण से ये लोग अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। दिस सेक्रेट बुक समरी। दोस्तों, क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, बीमारी से निजात पाना चाहते हैं और जीवन में हर वो चीज़ पाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं? हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते हैं। इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपने दिल्ली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ना।
दोस्तों, इस बुक में ऐसा रहस्य बताया गया है जो सुख, संपत्ति, शोहरत यानी कि आपकी हर मनचाही चीज की गारंटी देता है। ये दुनिया का सबसे अनमोल रहस्य क्यों है? ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर अमल करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, ये बुक किससे पढ़नी चाहिए? जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफर कर रहे हैं, जो लोग अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्थी बॉडी और प्यार भरे रिलेशन को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं क्या आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं जो हर वक्त काम करता है, हर सिचुएशन में, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन अभी मौका है उससे जानने का। दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज ये सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो आखिर ये सीक्रेट क्या है? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने का सीक्रेट। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक के ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलता रहता है, आप उन्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप जो हमेशा सोचते रहते हैं वो सच हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है, जैसे खुशियाँ, सक्सेस, पैसा, प्यार, हेल्थ। ये सब कुछ आपका हो सकता है अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे तो। दोस्तों, अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी कि मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वो चीज़ सच में आपकी लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ हमेशा बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं, हमेशा आगे की ओर चलती रहती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फर्क को नहीं समझता है। आप अच्छा सोचें या बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हकीकत बन जाएगा। आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर एक चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शन एक एनर्जी है और हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वो यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यानी कि जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उसी चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ तो ये लॉ ये गारंटी देता है कि आप हमेशा लेट जरूर होंगे। इसके बजाय आपको ये कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचता हूं या मैं पंक्चुअल हूं। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। दोस्तों, आइए रोबोट की कहानी से सीखते हैं। रोबोट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे हैं। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफों के बारे में बताया जो वो हर रोज एक्सपीरियंस करता था। रोबोट के साथ काम करने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। जहां भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते थे। रोबोट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सबने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपनी ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। क्योंकि तुम हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते हो वो चीज़ सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रोबोट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद में कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उससे चिढ़ाते थे या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था।
अब रोबोट को अपने जॉब में मजा आने लगा और तो और अब राह चलते भी कोई उसकी इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। दोस्तों, इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वो उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। ये सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा था जो उसे चाहिए। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वो हर अच्छी चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। अब भी वो गे था लेकिन बेहद खुश था। तो दोस्तों, इस सीक्रेट को आखिर यूज़ कैसे करना है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम जो यूनिवर्स से मांगना है, इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में बिल्कुल क्लियर होना होगा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में शेयर होना होगा। अपने पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश या ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इससे प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है। या खुद को कार में बैठकर इसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल्स के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिस्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज़ की जगह आपको मिस्ड रिजल्ट देगा। दोस्तों, ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेन्यू में से डिश को सिलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें कि मुझे ये डिश खानी है, या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है। इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उससे क्या ऑर्डर देने वाले हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा सा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज़ एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है। तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आपका ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की इच्छा या अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। दोस्तों, तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कैसे और कब और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। ये मत कहो कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इसके बजाय हमेशा ये कहें कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, ये सब समझता है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। दोस्तों, किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसों के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एग्जैक्ट अकाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है तो उनका ये सोचना सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीज़ों में अच्छाई को देखने लगते हैं तब असल मायने में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब ये सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज़ करते हैं ये आपकी चॉइस है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको तंग कर रही है? वो जो भी चीज़ हो, मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही है, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियाँ आपसे छीन रही है। तो क्या आप ज़िंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? दोस्तों, इस बुक में आपको ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? हर दिन को भरपूर जियो,
स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा। स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए, वो कैसे अपने करियर शुरू करेगा, वो यही सब कुछ सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसे उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड्स मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान सर था विलियम ओसियर, जो 21 वर्ष सर विलियम ने पढ़े थे। दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज़्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डेट टाइट कंपार्टमेंट में रहने के लिए इनकरेज किया है। सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेते हो। तब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी कि आज और अभी। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में भटकने ना दें। विलियम का ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो भी करें उससे पूरे दिल और दिमाग से करें, अपना बेस्ट दें। यही आप सबको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा ही होगा। सेंड का एक दाना एक टाइम में, एक टास्क एक दिन में। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बड़ा है। किसी ने इसे नहीं देखा और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी भी ना जी पाएं। तो फिर क्या फ़ायदा कि गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच कर परेशान हो। हमें फिक्र होनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें बस अपने आज में जीना है। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाले सुबह भी फ्रेश रहेगा। मिशिगन के मिसेस सील्ड के सुसाइड करने तक की नौबत आ गई थी। तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इम्पोर्टेंस को समझा। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी झेल रही थी, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई। मिसेस सील्ड किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लगे। उसे लगा कि काम करने से उसका मन बहल जाएगा, मगर अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन उससे अंदर ही अंदर खा रहा था। ऊपर से कोई स्कूल उसकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उससे कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। जब जीने की कोई वजह ना लगे तो इंसान टूट जाता है। मिसेस सील्ड पूरी तरह से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उसने अपनी जान देने की ठान ली। मिसेस सील्ड को कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उसे लगने लगा कि शायद खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। अगर बीमार पड़ गई तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएगी। जो एक चीज़ मिसेस सील्ड को सुसाइड करने से रोक रही थी वो ये थी कि अगर वो मर जाएगी तो उनकी बहन को बेहद दुख होगा और वो बेचारे फ्यूनरल का खर्चा नहीं उठा पाएगी। फिर मिसेस सील्ड ने एक आर्टिकल देखा। इससे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। उसने वो आर्टिकल वहां टांग दिया जहां रोज उस पर नजर जा सके। उसने अब अपने पास्ट को भूलकर अपने कल की फिक्र छोड़कर जीना सीख लिया था। मिसेस सील्ड हर रोज सुबह उठकर खुद को रिमाइंड कराती थी कि आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। हम क्यों अपने प्रेजेंट से दूर भागते हैं? क्यों हम हमेशा फ्यूचर के सुहाने सपने देखते हैं और आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं? जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे और बड़े हो जाते तो शादी करने के सपने देखते हैं। फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती, तब हम रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं। जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। जिंदगी जिसे हम देर से समझते हैं, दरअसल हर दिन हर पल जीने का नाम है। एक पुरानी रोमन कहावत है, कार्पी डेम, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। आप अपनी जिंदगी के चाहे किस मोड़ पर हो, इससे एंजॉय करो, इससे जियो। जिंदगी में जो भी मिला उसे सहारो। ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की, बस उस पर फोकस करो जो आज करना है। क्योंकि पास्ट आपको बस उदास करेगा। जो भी बुरी यादें, रिग्रेट्स हैं, उन सबको पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और जहाँ तक कि फ्यूचर की बात है तो आने वाले कल में कई बातें हो सकती हैं। आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा। आज के बारे में सोचें, आज आपके टास्क क्या हैं? अभी इस वक्त आप कहाँ हैं?
अपने आज को अप्रिशिएट करो। हर रोज एक नई जिंदगी जिए। जो 24 घंटे आपको मिले हैं उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे या फिर इन्हें आप अपने करियर, अपने करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर दिन भरपूर जीकर आपको जिंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर पल मजा लेंगे और अपने टास्क पर फोकस कर पाएंगे। जैसा कि सर विलियम ने कहा, जितने भी सक्सेस मुझे मिली हैं उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश करने को देता हूँ। महान विलियम पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात को सो नहीं पाते थे। उनके पिता की स्टोमक कैंसर से मौत हुई थी। महान वुड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी होगी। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए, जहां एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयां लिख कर दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और चैन से सो सकें। डॉक्टर ने यह भी कहा कि उनके स्टमक पेन की वजह से उनका इमोशनल स्ट्रेस भी है। महान विलियम वुड बहुत बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन रहती थी, जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे। वो हमेशा जल्दी में रहते थे और टेंस फील करते थे। दिमाग में हजार बातें आती थी। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेना छोड़ दिया। अब वो हर मंडे रेस्ट करने लगे। एक दिन वो अपने डेस्क साफ कर रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो अब उनके काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। दोस्तों, तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वो वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने से कोई फायदा नहीं। अच्छा होगा कि उससे भी किसी रद्दी पेपर की तरफ फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख बिल, तुम्हारी बेबी कितनी खुश लग रही है। तुम्हारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले से पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो वो शायद कभी शादी के लिए हाँ ही नहीं करती। महान विलियम वुड को ये रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र वो आज नहीं करती है और ना ही वो बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। दोस्तों, उन्हें समझ आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वो हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो अभी गंदे भी नहीं हुए थे, उन सब को वो आज ही साफ कर ले किसी भी सूरत में। दोस्तों, यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई। वो दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया था। ये याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिएं, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफ़र करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहें। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद ही नहीं रहता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी बेहद ज़रूरी है। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस्ड हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि खुद को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। वो हर सुबह टेनिस खेलने लगे, फिर नहाने के बाद वो अपना लंच लेते थे। दोपहर में वो गोल्फ खेलने जाते थे और कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते थे। उन्होंने महसूस किया जब उनकी बॉडी पर पसीना बहाती तो दिमाग से ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां गायब हो जाती थी। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी। इस किताब में हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने की कला सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में ला सके जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन ये सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा।
और वो कला है पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें ये ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन ये वो डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़े आदमी भी एक बार जरूर घबराता है। दोस्तों, ये किताब आपके इस डर का समाधान है। ये आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपने आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक ही भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वो उसे चलाकर सीखता है, और लगभग हर कोई एक न एक बार जरूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन वो भी सबके साथ होता है। उन्हीं गलतियों से सीखकर आप बेहतर तरीके से बोलना सीख सकते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें भी घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वो दिखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे हैं। ये सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। दोस्तों, इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर ये भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वो और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद रखिए और प्रैक्टिस करके जाइए। दूसरा स्टेप है, एक ही ट्यून में ना बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने ये देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता है अगर उसमें सिर्फ एक ही धुन का इस्तेमाल होता और गाने वाला भी सिर्फ एक ही ट्यून में गाता। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ एक ही खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगता। जरा सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग से रंगी होती तो कैसा लगता। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बोलते वक्त कभी भी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आप रटकर कुछ भी बोल रहे हैं। अपनी ट्यून को जरूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के जरूरी हिस्सों पर जोर देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कि कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है, तो यहाँ पर आपको इस वाक्य के जरूरी शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा जोर देकर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी के शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उससे चिल्लाकर कहें। इसका मतलब ये है कि उसे कुछ अलग तरीके से कहना ताकि सुनने वाले को ये समझ आ जाए कि वो शब्द जरूरी शब्द है। और अगर आप जोर से बोल रहे थे तो उन जरूरी शब्दों को आराम से कहिए, और अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उससे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरीके से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी शब्दों से अलग लगे। अपने बात के जरूरी हिस्सों को अलग तरीके से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है अपने स्पीच को बदलना, दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना, और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। दोस्तों, तीसरा स्टेप है अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है, और यही वो चीज़ है जो हमारी जिंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकें तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। लोग इसीलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी एक भावना को पैदा करती है और वो भावना होती है खुशी की। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम अपने ग्राहकों की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा लगता है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग, ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाएं तो ज़्यादा संभावना है कि आप आईफोन ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उससे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी जिंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक के बारे में बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा।
उसे अपने आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वो उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले ही वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक ही सीन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वो देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को स्पीच के हिसाब से हिलाना। ये वो इशारे होते हैं जिससे देखकर लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपना आप ही निकलने चाहिए, और अगर आप जबरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उससे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप हर एक गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरीके से इस्तेमाल करें। कभी कभी ये संभव भी नहीं हो पाता है और ये आपके अंदर समय समय पर अपने आप ही निकलने चाहिए। इसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके अंदर जो गेस्चर निकल रहे हैं वो आपके स्पीच और आपके ट्यून के साथ मैच खा रहे हैं या नहीं। बहुत बार हम ऐसे गेस्चर निकाल देते हैं जो बहुत खराब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं और किससे सुधारा जा सकता है और किससे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो गेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये उतना ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। ये याद रखिए कि आप अपने हाथों को और अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाइए। साथ ही अपने चेहरे के भाव पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, 5वां स्टेप है अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने के लिए अपने गले और फेफड़ों का ख्याल रखिए। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा हमारे गले तक जाती है जिससे कि आवाज़ बाहर निकलती। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम जब बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा जोर से काफ़ी देर तक बोलते रहने पर सीने में दर्द हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने फेफड़ों और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें। छठा टॉपिक है अपने बहस करने की ताकत को बढ़ाइए। बहुत बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे साबित कर पाने में हमें बहुत परेशानी होती है। कभी कभी हम अपने राय देने लगते हैं और बहुत से लोग उस राय को नहीं मानते हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप जो भी बोलें उसे साबित करने की ताकत भी रखें, वरना आपकी कही हुई बात को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आप अपने बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो लोग आप पर भरोसा भी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कभी किसी से बहस हो भी जाए तो आपको उसकी बात का जवाब देना आना भी चाहिए। अपने बात को साबित करना और दूसरों से बहस करना ये दोनों जरूरी हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको ये भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं, और आपको ये भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने विरोधियों की बात को गलत साबित कर सकते हैं। जिस बात पर बहस हो रही है उससे अच्छे से समझने के लिए आप खुद से पूछिए कि क्या उसे साफ शब्दों में कहा गया। दूसरा सवाल खुद से पूछिए कि जो कुछ भी कहा गया क्या उसे पूरी तरह से कहा गया है, क्या पूरी जानकारी दी गई है, कहीं उस जानकारी में कुछ कमी तो नहीं रह गई। दोस्तों, इसके बाद आप उस बात को साबित करने के सबूत पर ध्यान दीजिए। खुद से ये सवाल पूछिए कि उस बात को किस एक्सपर्ट ने कहा है। क्या वो व्यक्ति वाकई में एक एक्सपर्ट है? क्या वो सही से सोच समझ सकता है? दूसरा सवाल ये पूछिए, क्या सारे फैक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या वो सारे फैक्ट एक ही बात कह रहे हैं या अलग अलग? क्या वो सच में फैक्ट हैं या फिर किसी की राय? इसके बाद बारी आती है ये समझने की कि उस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं, और जिन फैक्ट के आधार पर उस बात को कहा जा रहा है कहीं उसका दूसरा मतलब तो नहीं निकल रहा है। दूसरा सवाल यह है कि जो बात आप कह रहे हैं उसे गलत साबित करने के लिए और कौन कौन सी बात कही जा सकती है। इसके बाद अंत में आता है कही हुई बात के नतीजे क्या हो सकते हैं। इसमें आप खुद से ये पुष्टि कीजिए कि कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो सबूतों पर आधारित नहीं है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने सुनने वालों को एक कहानी सुनाइए ताकि वो कल्पना कर सके। ज्यादातर लोगों को जानकारी, नंबर और स्टैटिस्टिक्स जरा भी पसंद नहीं है। लोगों को ये जानने में बिल्कुल मजा नहीं आता है कि पिछले 10 सालों में सिगरेट या शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई
और अगर आप टॉपिक में बहुत सी जानकारी डाल देंगे तो वो एकदम सूखी हुई लगेंगे। उसमें रस भरने के लिए आपको उसे मजेदार बनाना ही होगा। दोस्तों, किसी भी चीज को मजेदार बनाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल कीजिए। कहानियां सुनने पर हम कल्पनाएं करने लगते हैं, हम अपने दिमाग में अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं और इस तरह से हम बोलने वालों की बातों को कुछ ज्यादा ध्यान से सुनने लगते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी उसी बात में एक शराबी की कहानी के जरिए लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे तो लोग उससे ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। आप उससे बताएं कि किस तरह से वो व्यक्ति रोज शराब पीकर अपने पत्नी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को मारता था। इस तरह की कहानियां लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हैं और उन्हें आपसे चिपका कर रखती हैं। इसके बाद आप खुद भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्पीच को तैयार करते वक्त ये कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं और वो आपको सुन रहे हैं। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने किस तरह से बोलेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद उनके क्या रिएक्शंस होंगे। जब आप अपने दिमाग में अपने सुनने वालों को साफ साफ अपने सामने देखने लगेंगे तो ये कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बोलने पर कौन कौन से गेस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोचिए कि उस गेस्चर का आपके सुनने वालों पर क्या असर होगा और किस तरह से आप अपने वाक्यों को कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का काम भी एक कवि और ऑथर की तरह ही होता है। अगर आप अपनी बात के जरिए लोगों के दिमाग में चित्र बना सकते हैं तो आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं।